So allow me to introduce you to the remarkable individual, Sri Dineshji Nolakha, with an illustrious career spanning 30 years at ISRO. Mr. Nolakha has left an indelible mark on the world of space exploration. During his tenure at ISRO, he played a pivotal role in numerous critical space missions, including the groundbreaking Moon Mission 1, 2, and 3, as well as the ambitious Mars mission. His contribution were not limited to Earth's celestial neighbors. He also played a vital part in the development of satellites like INSAT and IRNSS. However, it is in the realm of thermal implementation of satellites that Mr. Nolaka truly shines. This aspect of satellite technology is of paramount importance as it ensures the functionality and survival of these spacecraft in the harsh and unforgiving environment of space. His dedication, expertise, and unwavering commitment to the field of space technology have made Sri Dineshji Nolaka an invaluable asset to ISRO and a source of inspiration to all who aspire to reach for the stars. His legacy will undoubtedly continue to influence and shape the future of space exploration for generations to come. So दिनेश जी, आपका वेलकम है इस इम्पोर्टेंट इवेंट। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि कल अपना चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो गया था मून में। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जो साइंटिस्ट है इसरो में, उन्होंने जिस काफी सालों की जो ये मेहनत है वो सफल हुई और रंग लाई। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस ओवर हियर दिनेश जी, जो आपने ये हमारे लिए ये कीर्तिमान रचा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा आपसे जो थैंक सबसे यू। पहला सवाल ये है कि आप इन योर करियर स्पैन ऑफ 30 इयर्स इन इसरो, आप विच आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यू हैव बीन पार्ट ऑफ? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मनीष जी, आपको, ऋषभ जी को, मोहित जी को, सभी को। और आप जो भी पार्टिसिपेंट है उन सबको, जो एक मुझे ये सब मौका, बढ़िया मौका दिया कि आप सबसे मैं रूबरू हो सकूं और अपने जो भी एक्सपीरियंस है उन सबको शेयर कर सकूं। आपने जैसा बताया, पूछा कि मेरी इस 30 सालों की जर्नी में मैं कौन से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रहा। बेसिकली हमारा जो डिवीजन है, या जो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, या मैं जिस डिवीजन को लीड कर रहा हूँ, वो बेसिकली थर्मल और थर्मल से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सब करने के लिए जिम्मेदार होता है। थर्मल डिजाइनिंग या थर्मल मैनेजमेंट ऑफ सैटेलाइट, देन टू मीट द स्पेसिफिकेशंस in space by the payload, we want to test all the things over here। उन सब चीजों के लिए हम, हमारा थर्मल डिवीजन और थर्मो वैक्यूम डिवीजन, ये जो दो डिवीजन है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और मैं उन डिविजन्स में रहते हुए मैंने इनसेट और आईआरएस सीरीज के बहुत सारे पेलोड के साथ साथ आईआरएनएसएस और आईडीआरएसएस, फिर मेट्रोसेट, और फिर अभी हमारे जो मार्स मिशन हुआ उसमें, फिर चंद्रयान 1, 2, 3, एंड देन अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट है जैसे आदित्य हुआ या गगनयान हुआ, इन सब के लिए हमारा थोड़ा थोड़ा जो भी थर्मल से रिलेटेड काम होता है वो सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा रहता ही है। बीइंग ए फैसिलिटी प्रोवाइडर फॉर थर्मल point of view to each and every satellite, we are connected with all the satellites। our main work is to जो भी हमें दिया जाता है डिजाइन या उसका टेम्परेचर, कि वो इस एनवायरनमेंट में वहां पे काम करेगा, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें उस पेलोड का थर्मल डिजाइन तैयार करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके लिए जो हमारे साधन उपलब्ध हैं या फिर नहीं है तो उनके बारे में जो रिसर्च करना है, या फिर उस रिसर्च करने के बाद उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, या उसका कैसे टेस्टिंग करना है, वो सारा काम हमें यहाँ पे हमारे डिवीजन और हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। ओके। इसमें काफी बार ऐसे काफी बढ़िया बढ़िया चैलेंजेस इस तरह के आते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो पेलोड्स की साइज और उनकी रिक्वायरमेंट, छोटी जगह कम में होती जा ज्यादा रही है। को संभालना, तो कम होती जा रही है। हमें, पेलोड हाँ, के वेट की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। रेट रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, और एट द सेम टाइम
इलेक्ट्रॉनिक्स जब कॉम्पैक्ट होता जा रहा है तो हीट डिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। हीट डिसिपेशन बढ़ने से हमें और ज्यादा समस्या हो रही है। छोटी छोटी जगहों से काफी हाई हीट डेंसिटी को रिमूव करना पड़ रहा है, और वो भी लिमिटेड स्पेस के साथ, वॉल्यूम के साथ, वेट के साथ। क्योंकि हर एक चीज का वहाँ पे पेनाल्टी होता है स्पेस में जाने के लिए। न तो आपका ओके। मास ज्यादा होता है, न आपको वॉल्यूम दिया जाता है, और अच्छा। आपको इफेक्टिवली उसको रिमूव भी करना पड़ता है। सो दैट इज आवर डोमेन ऑफ वर्क। ओके। ओके। तो सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वी नो अबाउट द चंद्रयान 2 क्या हुआ। या या तो व्हाट वाज द या मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द मून लैंडिंग मिशन? एज सच अगर हम इसको रिकॉल करके देखें तो चंद्रयान 2 काफी हद तक सक्सेसफुल था, बट उसमें बहुत सारे मेजर चैलेंजेस हमने ओवरकम कर दिए थे। वो इस बार दिखाई नहीं दिए क्योंकि हमारा एक बार एक्सपीरियंस हो गया, एंड वी वर वेरी मच एबल टू नेविगेट अप टू मून मून्स ऑर्बिट। मतलब यहाँ से लॉन्च करके वापस हमारी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना, बाहर जाने के बाद उस मून का किस और अभी कौन सी लोकेशन में होगा उसको एग्जैक्टली लोकेट करते हुए उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे यान का इंसर्ट करना, वो जी। एक चैलेंजिंग टास्क होता है। थोड़ा भी माइन्यूट डेविएशन भी उसको डीप स्पेस में कहीं भी भटका सकता है। ओके। मतलब बहुत माइन्यूट, थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर हो गए तो लाखों किलोमीटर की जर्नी में वो स्पान बहुत बड़ा हो जाता है, और यू मे बी समवेयर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। तो वो जो एक हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी और जो अचीवमेंट हमारे साउथ के इंजीनियर्स जो हैं, जो इसमें ट्रैकिंग और मैन्योवरिंग में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वजह से ये संभव होता है। वो लोगों की इसमें बहुत अच्छी मास्टरी कह सकते हैं, या काफी ओके। प्रिसीजन उसके उनके वर्क में है अभी। ओके। 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 तो उसके अलावा एक। तीसरा जो है, जो हम्म, चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पिछला लैंडर जो हाँ। क्रैश हुआ था, और हाँ। इस बार हमारे को लैंड सेफली करने की एक बड़ा चैलेंज था। तो राइट। इसमें भी हमने थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ जिसको बोलते हैं, क्योंकि राइट। पिछली बार जो चंद्रयान 2 से जो लैंड करने के लिए कोशिश की गई थी, वो बहुत ऊपर से होने से, और उसी में हमने थोड़ी गलती कर दी। बट इस बार हमने क्या किया, उसमें प्रोपल्जन मॉड्यूल के साथ इसको सेपरेट किया चंद्रयान से। ओके। जब प्रोपल्जन मॉड्यूल इससे सेपरेट काफी नीचे आकर के हुआ, तो हमारे लैंडर के ऊपर इतना थ्रस्ट नहीं लगा, और उसको हम एक्यूरेटली उसके तय स्थान पे ले जा सकने में सक्षम हो पाए। इसके साथ साथ जो सेंसर्स हमने पिछली बार काम में लिए थे, उन सेंसर्स के अलावा हमने इस बार 3 से 4 सेंसर और लगाए, करेक्ट। जो हमें कोई भी गलती होने पे उस मिशन को थोड़ा सा करेक्ट कर सके ऑटो मोड में। तो ओके। हमने लेजर अल्टीमीटर या दूसरे हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम और कुछ ऐसे कैमरास लगाए थे, जिनसे वो ऑटोमेटिकली अपनी लोकेशन या अपना जो भी पाथ है, जो मूवमेंट है, उसको डिटेक्ट करके अपने आप को ऑटो करेक्ट करके आगे बढ़ता जाए। वर्स्ट केस में अगर किसी एक स्टेज पे उसको प्रॉब्लम लगे कि नीचे जगह अच्छी नहीं है, या ये जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है इसको किस जगह पे लैंड होना है उसमें मीट नहीं कर रहा है, तो उसको वापस अगले महीने की 1 महीने के लिए हमको पोस्टपोन करके उसको वापस थोड़ा ऊपर लाके वापस मैन्यूवरिंग करते, और 1 महीने के बाद लैंड करने का भी प्लानिंग था। यानी कि इस बार हम बहुत हद तक तैयार थे कि सारी समस्याओं को निपटने के साथ साथ लैंड कर लें किसी तरह से। बिकॉज कई न्यूज चैनल्स में भी मैं सुन रहा था कि मतलब चाहे कोई भी स्थिति होगी, इस बार वो लैंड परफेक्टली होगा ही। देयर वाज हाँ, मतलब देवर ऑल ऑल सारे कंटीजेंसीज, सारे डिफिकल्टीज को स्टडी करके उसके हिसाब से तैयारी थी इस बार। काफी तैयारी थी। और पिछली बार जो टेस्टिंग्स कम हुई थी, हाँ। जो एक्सपेरिमेंट्स कम हुए थे यहाँ पे अर्थ पर, हाँ। वो इस बार हमने काफी ज्यादा ध्यान रखा और मल्टीपल टेस्ट किए। इस बार टाइम भले ज्यादा लगा हमको यहाँ पे बनाने में, करने में, रेडी करने में, बट वो हाँ। सब टेस्ट और उनका कॉन्फिडेंस जो आया, उसके बाद ही इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया। ओके। ओके। इसको ओके। इस तो आप मतलब मैं आपसे ये पर्सनल ये पूछना चाहता हूँ कि कैन यू डिस्क्राइब द फीलिंग व्हेन यू सॉ योर बेबी हाँ, वॉकिंग ऑन द लूना सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लैंडिंग विदाउट एनी हिकअप्स? आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, और मतलब हाउ वाज दैट लास्ट 5 मिनट्स जो सिचुएशन था, एंड
post that? टू बी वेरी फ्रैंक, देखो मिशंस तो इतने सारे गए हैं और हमारे लिए मिशन जाके फिर वो सक्सेसफुल भी बहुत हुए हैं। तो बहुत बड़ा इसका हमें, जब हमने इस पर काम किया था आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, तब हमें चंद्रयान का काम था। तो हम चंद्रयान 3 का काम है, चलो ठीक करते हैं, तो चंद्रयान 3 के काम के हिसाब से करते हैं। लेकिन तब वो फीलिंग नहीं आई थी जो पिछले 5-10 दिनों में पूरे इंडिया में जो माहौल बन गया था। और हमें जब अपने आप को फील होने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इसको तो बहुत प्रिसाइजली और एक्यूरेटली और दिल लगा के, मतलब जी जान लगा के करना था। हम तो जैसे नॉर्मल हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, चंद्रयान के नाम से थोड़ा एक अच्छा फीलिंग आता था, बट वी वर नॉट दैट मच हैविंग Okay. फीलिंग। बट जब लॉन्चिंग के टाइम पे इतने मास गैदरिंग के साथ जब देखा गया, और जितना फैमिली वालों का पीछे से फोन आ रहे थे, और जब भी इस 1 महीने के दौरान में फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे हमारे समाज के सर्कल में हो, कहीं पर भी जब भी मुलाकात होती थी, इवन सोसाइटी के अंदर, चंद्रयान 3 के अलावा कोई बात ही नहीं करता था, तब लगा कि यार। और उसके बाद जब वो 5 मिनट उस ग्रुप के साथ बैठ करके देखा, और जब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की आ गई, अचीव हो गई, देन वी वर वेरी हैप्पी। एंड जब जीरो श्योर, जीरो हो गया तब तो श्योर हो गए थे। वी वर एट टॉप। बहुत अच्छी ऑन फीलिंग टॉप हो ऑफ रही द थी, बहुत वर्ल्ड। अच्छी। मतलब अभी आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं बोल सकते, ऑन टॉप ऑफ द स्पेस है आप तो। ऑन टॉप ऑफ द मून। यस सर। अच्छा, व्हाट आर द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन? मतलब अगर चार, तीन चार पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चंद्रयान 3 का क्या की ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये मिशन का। अगर अपन इसके मेन मिशन ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो सबसे बड़ा तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें। हम ये दुनिया को बता सकें कि हम लॉन्चिंग में कितना प्रिसाइजली काम कर सकते हैं। और लॉन्चिंग में काम करने के साथ साथ हम ये भी दिखाना चाह रहे थे कि चंद्रमा की सरफेस पे या इंटरप्लेनेटरी मिशंस में भी हम कहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग जैसी एक, सॉफ्ट लैंडिंग इज वेरी चैलेंजिंग थिंग, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन का एक वर्ड के अंदर एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था इंडिया के लिए, जो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट हुआ। एक तो ये अचीवमेंट हुआ। दूसरा अचीवमेंट, अभी इसका पर्पज अदर देन दिस, टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा एक ये भी था कि हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन करें। वहां पे पानी का अवेलेबिलिटी है, वहां पे मिनरल्स कौन से अवेलेबल हैं, वहां पर कुछ स्पेशल मिनरल्स अवेलेबल हैं क्या, जो फ्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, वहां पर एनवायरमेंट है, वहां का तापमान या थर्मो थर्मल वहां का कैसा है, कभी वहां पे लाइफ की अगर संभावनाएं खोजनी हो तो क्या हम खोजी जा सकती है, क्या यहाँ पे कुछ जनरेट किया जा सकता है। तो 2-3 जो ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर जाकर सारे मिनरल्स का स्टडी करो, कौन कौन से मिनरल्स हैं, पानी है कि नहीं वो पता करें, और थर्मल एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन कितना फास्ट, कितना तेजी से, किस तरह से होता है। वैसे तो मोटा मोटा यहाँ से भी हम टेम्परेचर मेजर करते ही हैं, बट एक्चुअल सरफेस पे क्या फीलिंग है, कैसा है विदाउट एटमोस्फेयर या विथ वेरी थिन एटमोस्फेयर ओवर देयर, हाउ द टेम्परेचर्स आर वेरिंग विथ सन वेरिंग फॉर 14 days एंड आफ्टर 14 days अच्छा। ड्रास्टिक वेरिएशन इन टेम्परेचर इज देयर। जब तक ये सूरज वहां पे अपने रोवर और लैंडर के ऊपर रहेगा, तो वहां का टेम्परेचर लगभग 55 के आसपास होगा। और जब 15 दिन के बाद जब रात आ जाएगी, तो वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। तो इतना मतलब स्टिफ वेरिएशन इज देयर। वो सब के साथ साथ एवरीडे क्या वेरिएशन आता है वो भी हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ओके। तो बेसिकली जो चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और 3 के बीच में, ड्यूरिंग दिस दिस फेज, मतलब काफी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए होंगे। तो कोई पर्टिकुलर एक दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है जो जिस जिसने लाइफ मेड इजी वैसा हो गया है ड्यूरिंग दिस लॉन्च? इसमें लेजर अल्टीमीटर, ये एक ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है, इंडिया का ही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अभी तक तो शायद फॉरेन में इतना कॉमन नहीं होगा। हमने लेजर अल्टीमीटर स्पेशली वर्टिकल स्पीड को मेजर करने के लिए, वो भी क्विकली, क्योंकि लैंडिंग बहुत फास्ट हो रही थी, और उस फास्ट लैंडिंग के टाइम पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें
हमारी वेलोसिटी का अनुमान लगाना था। उसके लिए एक लेजर अल्टीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था, जो वर्टिकल वेलोसिटी को मेजर करने का काम कर रहा था। वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्वालिफाइड होने के बाद, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया कि जब भी हम लैंड करेंगे हमें अपडेट मिलता रहेगा कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, without wasting few seconds and all. In fraction of second we will be knowing, then we will be correcting it, कितना स्पीड ओके से जाना है। अगर वो मैच मीट नहीं करता तो अकॉर्डिंगली फायरिंग ऑफ बूस्टर्स हैज टू बी डन। तो ओके वो एक अच्छा अचीवमेंट था। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट कैमरास इसमें डिप्लॉय किए थे, जैसे हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम। एक स्पेशल कैमरा हमने एक इसमें लगाया था कि अगर कहीं पे हमें ऐसा लगे कि वी हैव टू होवर इट्स हियर इटसेल्फ एंड गो बैक, थोड़े दिन के बाद वापस आएंगे, ऐसा कुछ करना हुआ तो हमने एक हजार डिटेक्शन कैमरा इसमें एक स्पेशल फीचर डाला। हालांकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, बट वी यूज इट एज ए दिस स्टेप। सो दिस ओके वाज मतलब एज ए होल प्रोग्राम, this was a new development. Then अच्छा we were having some laser breaking systems are there। उससे हम लेजर की रेस से वहाँ के मिनरल्स को या वहाँ की मिट्टी को मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके वहाँ का केमिकल एनालिसिस करने के लिए भी एक हमने एक अच्छा एक नीतवार या पेलोड भेजा है, सब ओके सिस्टम भेजा है जो रोवर के साथ अटैच है, वो भी ये काम करेगा। Other than that, I think more or less we इट वाज were, समथिंग yeah. सिमिलर But टू दैट this time some private players were there। HAL को ये इसके जो लेग्स हैं अच्छा स्मूथली या स्ट्रॉन्ग वो डेवलप करने के लिए काम दिया गया था, और HAL ने LNT के साथ मिलकर उसको बखूबी अच्छे से किया, और तो उसका काफी बार टेस्टिंग करके उसको प्रूवन करके दिखाया जो था। अपना मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है वो काफी हद वो तक भी वो तो काफी हद अचीव तक की अचीव हो जाती रहा है। था इसमें। ओके यस। सर, मैं एक्चुअली काफी लोगों को क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ओके। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ कि जी। हम लोग हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं या स्टूडेंट्स हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस या एजुकेशन लाइफ बैलेंस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट लाइक यू, वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट तो शायद आपकी लाइफ में होता ही नहीं होता होगा। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाउ डू No, यू no, no, no. बैलेंस योर Now it's quite comfortable and quite uh, satisfactory type of job. नहीं नहीं, You can सेटिस्फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं whenever कह रहा हूँ कि where वर्क हाँ, लाइफ टाइम बैलेंस जो। टाइम का भी आपको ऐसा रहता है कि हाँ जब प्रोजेक्ट होता है, जब डे नाइट चलता है, देन यू हैव टू स्पेंड सो मेनी आवर्स ओवर देयर। लेकिन एक बार जब आपको वहां पे प्रोजेक्ट आपका रिलैक्स मोड में होता है, तब आप काफी कंफर्टेबल होते हैं और काफी टाइम निकाल सकते हैं फैमिली के ओके लिए। ओके फैमिली इज हैविंग नो प्रॉब्लम्स विथ एनी साइंटिस्ट as far as ओके they are quite okay with that। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई वुड थैंक यू वेरी मच सर, मेरे काफी क्वेश्चंस, काफी डाउट्स आपने क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि फ्यूचरा से तीन क्वेश्चंस है, तीन मेंबर्स ने अपने क्वेश्चंस बोले थे कि वी वुड रिक्वेस्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट कविश गोलेचा, अपने आप को अनम्यूट करें और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करें और अपना सवाल पूछें। कविश गोलेचा। Can you hear me, sir? यस Yes, यस yes, यस। perfect। So, the main one of the main objectives was to find minerals on Moon. Yeah, Uh, yeah. what type of minerals we were focusing on? Like, there were studies that there are some minerals on the Moon that are specifically based for science exploration or space exploration, that they have a connection with some planets of our solar system, about the characteristics of that. And there were some things like we are specifically going for a mineral like it was like isotope of Helium, hydrogen or हाँ space helium, fuel. helium 3। So what were the details about that? नाइस, नाइस टू हियर यू। कविश, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी हीलियम 3 का काफी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, और हीलियम 3 एक फ्यूचर का फ्यूल पॉसिबिलिटी रखता है। और फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वहां से अगर हीलियम 3
एज ए फ्यूल लेकर के आगे बढ़ना हो, तो वो एक काफी बढ़िया हो जाएगा या काफी कन्वीनियंट हो जाएगा फर्दर इंटरप्लेनेटरी आपके उसके मैन्यूवर्स के लिए। उन सब के लिए तो हीलियम 3 है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर वहां पर मून पे और भी कोई मिनरल मिलता है या कुछ वहां का केमिकल डिफरेंट है, कुछ भी वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, या वहां पे जो भी अवेलेबल है उनसे हम हमारी आगे की लाइफ को वहां पर कैसे देखते हैं, वो सब भी जानने के लिए ये सब जानना जरूरी है। उन सब के अलावा उन मिनरल्स के स्टडी करने से कहीं से कुछ हमें और कुछ पता पड़ता हो कि आफ्टर सम इयर्स क्या होगा, हजारों सालों के बाद अर्थ के ऊपर भी अगर एनवायरनमेंट नहीं रहा तो क्या होगा, हाउ टू कंट्रोल दैट, हाउ टू अवॉइड दैट। मतलब ये बेसिक स्टडी है, इसका यूज कहाँ होगा ये अभी हमें भी पूरी तरह से नहीं पता है, बट ये जो हम कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वहां करना है। और कुछ कुछ बढ़िया वाला मिनरल, कुछ ऐसा स्पेशल ऐसा कुछ मिला तो वो एक मतलब बेनिफिट होगा। बाकी हीलियम 3 भले वहां 2 बार मिल चुका है, मिल भी जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करना अभी भी बहुत दूर की बात है। उससे वापस एनर्जी में कन्वर्ट करना, पहले तो लैंडिंग करना ही डिफिकल्ट है, फिर वहां पे समथिंग कुछ आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए उसे प्रोक्योर करके उसको वापस फर्दर यूज करने के लिए, प्रोसेस करके यूज करने के लिए, वो सब के अंदर अभी समय है। बट चूंकि बाकी सारी कंट्रीज वहां पे जा रही है और हम उस एलाइड क्लब से बाहर नहीं रहे, तो हमें भी ये सब मालूम होना चाहिए। वी शुड नॉट लैग इन दैट। अगर हम बराबर के प्लेयर रहे तो हमें भी बराबर जगह मिलेगी। वो एक मतलब वो भी एक रहता है। थैंक यू कविश। कैन वी हैव प्रतीक भोगर अपने सवाल के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? यस, या वेरी यू मच, आर। वेरी मच। Yeah. वेलकम Good प्रदीप। evening. Good evening, one and everyone. And first of all, Jai Jinendra and congratulations, Dinesh sir and your team. जय जिनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। Yeah, yeah, sir. So my question is, um, so you are working in thermal system, okay? And I'm also the student of MTech Chemical Engineer from SVNIT Surat. ओह वेरी So ग्रेट। my SVNIT yeah. विच बैच? So विच बैच? yes, sir. I am right now. I am in second year सेकेंड MTech. ईयर, ओके ग्रेट। Yeah, ओके yeah, and I'm also doing job at SR Rajira. ओके, माय सन वाज आल्सो पास्ड आउट फ्रॉम SVNIT सूरत केमिकल Oh, ब्रांच। oh, nice. Which batch? He was 7 years back. He passed out. Oh, right, So, right, right. Yeah. So, sir, my question is, as we were having a whole setup at SVNIT when last 30 minutes of launching was there, two terminology were used: rough braking and fine braking. Okay. yeah. So, how that rough braking and fine braking was done? First question. Second, how you have done pilot testing for that? And third, which type of simulators you have used for that for braking That, system? yeah. बहुत ही टेक्निकल और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये तो SVNIT वालों के लिए मस्त क्वेश्चन। इसमें Yes. देखो, रफ ब्रेकिंग मींस व्हेन वी वर ऑर्बिटिंग इन द मून्स ऑर्बिट, सो वी वर हैविंग क्वाइट गुड स्पीड, दैट इज इन थाउजेंड्स मीटर पर सेकेंड, Yes. multiple thousands per meter second. So Yes. from that to we have to convert to zero speed. Okay, and that speed is in that horizontal direction. Since you are moving Yes. around moon, so it's in horizontal direction almost. 90% of that is Yes. in horizontal direction only. So Yeah. rough braking means we are not supposed to guide that much accurately. Simply we have to drag it to some level with not Okay. so much of accuracy. So that is Okay. called rough braking. Rough braking, simply you can waste the fuel or you can burn the fuel to reduce the speed like anything without much of worry that whether we are going to crash or not. So you have Yes. that facility, and for that you can have solid fuel kind of things जो कि आपको आराम से बर्न करके जो भी लेवल चाहिए वहां तक ला देगी। फर्दर Okay. स्मूथ या दैट फाइन ब्रेकिंग जो है, उसमें आपको स्पीड काफी कम और डिसाइडेड स्पीड के आसपास रहना ही पड़ेगा। यू डो नॉट हैव दैट एरर, दैट एरर मार्जिन। So for that, Yeah. liquid cryogenic fuel was used, and that solenoid valves were used to Yeah. precisely Yeah. burn the fuel according to the requirement. Requirement is which is generated by so many multiple sensors.
कि आपको कौन सी Yeah. डायरेक्शन में कौन सा बूस्टर कितना चलाना है, कब उसको सीधा करना है, कब उसकी स्पीड को कम करना है, जीरो करना है, और बाद में वापस बढ़ा करके लैंड करके जीरो करना है। सो वो सब जो Yeah. रफ फाइन ब्रेकिंग का जो जोन था, उन सब में ये सब लिक्विड सोलेनाइड वाल्व्स और लिक्विड फ्यूल की वजह से, जिसको कि हम प्रिसाइजली कंट्रोल करके Yeah. सप्लाई कर सकते हैं। तो दैट वाज द रफ एंड फाइन ब्रेकिंग। रही बात सिमुलेशन की, Yes. सिमुलेशन में हमने यहाँ पर ये जो सिमुलेशन है ब्रेकिंग वाला, दैट वी डिड एट टू प्लेसेस। मीन्स Okay. एक बार हमने हेलीकॉप्टर से इसको काफी ऊपर ले जा करके इस लैंडर को गिराया था, और लैंडर को Okay. गिराने के टाइम पे उसका जो भी जो थ्रस्ट था, या जो भी इसका रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग का जो प्रोसीजर था, उसको 2 से 3 बार हमने वेरीफाई किया। पहली बार में Okay. कुछ गलतियां हुई, फिर दूसरी बार में वो भी अवॉइड हुई, तीसरी बार में फिर से रिपीट करके देन वी वर हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। दो द ग्रेविटी ऑफ मून एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज डिफरेंट, Yeah. environment is again different. We were having a thick atmosphere over here, there is thin Ex- atmosphere, but we simulated all those conditions, and then we predicted that this will going to work even without atmosphere, and with low gravity we will be happy with this much of boosters and this much of fuels for rough braking as well as that fine braking. Yeah. What was the third question? I forgot. What was the third question? You have to unmute. You have to unmute yourself. I see. Yeah. Yeah, sir. In your answer, pilot Ah, testing and simulation. okay. Simulation, which type of simulators you used, like ANSYS or SPEN or any type of thermal Ah, simulator, ANSYS HTRI? was there. ANSYS was there. ANSYS is here. We are using. Then that Yeah. Creo is there. Creo is course one, but ANSYS we were using extensively for thermal analysis point of view. Okay. Okay. ANSYS. ANSYS is. Yeah. Okay. Thank Thank you. you. Thank you, Thank you, Pratik. Pratik. Nice. Thank you. Nice. Okay, Arham Bafna, you're next. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Yes. Yes. Jai Jinendra, everyone. Jai And Janendra. sir, heartiest congratulations to you Thank and you. complete Thank ISRO you. team. Sir, I have actually three questions. My first question is there any project in ISRO related to reusable rockets or something like that? Yeah, it is there. Okay, so when will we will be able to Yeah, see yeah, in yeah. action? Actually, relaunch vehicle RLV, it is already we had tested 2 or 3 times. Tested means we simply taken it with the earlier launching mission. Then from that first stage, that rocket, it was landed in the sea. Then from there we brought it back, and we tested it like that. It can be successfully land in sea. That much we already completed, but now the thing is that we have to land it like a plane on the airport. So for that we also developed some that relaunch vehicles, and they are we are under testing of those kind of relaunch vehicles. And mostly I think Gaganyaan, we have to use that relaunch vehicle, and in Gaganyaan next year itself we will be able to demonstrate that technological capability of India. Just 1 year ahead, we will demonstrate it, and after that, another 1 year, main mission will be there. Human space program will be executed before 2026. Okay, okay. Yeah, thank you. And one more question. Like, I'm personally, I'm very interested in working in ISRO. So my next question is regarding that. How do I get in ISRO? Now, currently, I am an engineering student in computer science in second Where you year. are working? Where you are studying? Which DJ Sangvi, Mumbai, DJ Sangha, Vilepale. Mumbai. Basically, is in ISRO, every discipline of engineering is being used, including your computer engineering, mechanical, chemical, civil. Everybody's field is there. But as specifically, if, I can say that that your aerospace engineering and physics, that IIST having some physics branches over there. Then mechanical engineering is having vast scope over here.
electronics is having, then you are programming. This launching, this moon mission launching, which was done in auto mode, was having very good software made by ISRO engineers, and that was the main reason that we succeed in this. Earlier in that program itself there was snack, so this time we removed that, and because of those guys, that program worked very well, and at any point of time we were not required to bring that to that manual mode. It was totally in auto mode gone, and landed in auto mode itself. Otherwise we were having some options that if required we can go for manual mode. So the programming is also having a very good scope over ISRO. Almost every engineering branch can be useful for ISRO, and everyone can try for that. Every year some vacancies are coming for engineers, and you have to participate in that exam, and then interview is there. So it's quite easy, but just have the interest and you can join. Our so many Terapanthi engineers are there working as a scientist in ISRO, working with me. So you can also definitely can join. Yeah, thank you, sir. And is there any internship program that ISRO? Yes. You can online apply with from ISRO site, and mostly if you register over there, then call me. Then we will see that according to your profile, is there Okay. any scope of internship? Then definitely it can be Yeah, possible, and okay. very much So possible. I have to I register will. it on the I, official website. you Yes, can. online So registration you do. Then you talk with some your contacts like me. Then we will forward it. So Okay. what I will also do is after this session, I'll also share sir's email ID. So you could Yeah. apply there and also Yes. send him an email that you applied so that Yes. Apply through online only, and then send the mail to me. And sir, I can apply anytime during my course or after third year? Mostly, no, after third year. After After. third year. After third year, and at least minimum for 6 months only. Otherwise, they are not considering. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Aram. Thank you. दिनेश जी धोखा, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर, दिनेश जी धोखा जो है वो हमारे AMKC के प्रोजेक्ट चेयरमैन है, I see. which is for the Okay. education. Sir, So, Jai Jinendra, sir, you can hear me? Yes, Jai Jinendra, very much, sir. Welcome, Jai sir. सर सर वेलकम सर। कल जो एक्साइटमेंट था, आई थिंक वो अनपैरेलल था किसी की भी लाइफ में। बहुत सारा Yes. एक्साइटमेंट था, एंड एब्सोल्युटली नो वर्ड्स आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, एंड बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। रियली फील Thank you. प्राउड कि आज वी हैव रीच्ड अ ग्रेट माइलस्टोन। सर, आपसे दो क्वेश्चन है। पहला बराबर। क्वेश्चन ये है कि मून के और मार्स के लिए कोई मैन्ड मिशन, कोई प्लान है क्या? कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एक भारतीय वहां पे लैंड करे? वो कब हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे कोई चाय वाला चांद पे है, अब अगली बार मोदी आएगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में कमेंट्स हैं। आपको कौन सा कमेंट अच्छा लगा, एंड योर जनरल रिएक्शन अबाउट दोस कमेंट्स? ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। धोखा साहब, दूसरे क्वेश्चन के लिए तो माफी चाहूंगा, इस फोरम पे हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, बट लेकिन आपका पहला जो क्वेश्चन था कि मेन मार्स पे या मून पे कब हम लैंड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अभी तक जो हमारा HSP यानी कि ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जो चल रहा है, गगनयान गगनयान में हम लोग डीप स्पेस में ह्यूमन को ले जाकर के वापस लाने का एक बार कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और ऑलरेडी मून लैंडिंग तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर ही चुके हैं। तो उसके बाद जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से उसको डिजाइन और एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। लेकिन मार्स का आई थिंक सो फार वीवर, मतलब मेरे को जहां तक ख्याल है, मेरी कैपेसिटी में, मेरे सीनियर्स को आई डोंट नो क्या प्लानिंग है आगे की, बट ऐसा लगता है कि मार्स का अभी कोई प्लान नहीं है। बट गगनयान के तुरंत बाद चंद्रमा पर जाने के लिए कोई टेक्निकल चैलेंज फिर बचेगा नहीं, दैट कैन बी मेट इजीली। एक बार गगनयान का सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो आसानी से हो पाएगा, बट उसका अभी से कोई प्लान नहीं है। हाँ, 2025 में गगनयान के थ्रू ह्यूमन को स्पेस में ले जाने का प्रोग्राम है, वो पक्का है। great. Thank you, sir. Thank you. Okay. We'll take the next question from Vibhu. Vibhu,
अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। Hello, sir. हेलो। Hello, sir. My question was how many trial landings here on Earth were performed before having such an immense and accurate landing on the moon? 3 tests were done for especially for lander itself. 3 tests were done so that it can land safely and rover can come out from that. And sir, how many individual boosters were there to specify to make precise landings? 6 Okay, 6 thank you so boosters. much. वेलकम। एक्चुअली मैं क्विकली आई थिंक अभी हैंड रेस जो है, सबसे पहले हाँ। है अपने करण सिंह सिंघवी, प्रेसिडेंट टीपीएफ भिलवाड़ा। आप अपने आप को हमारे अनम्यूट कीजिए और अपना जो भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिए। सबसे पहले तो दिनेश जी आपको नमस्कार। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। मतलब थैंक यू और सर। हम लोग काफी क्लोज एसोसिएट रहे हैं। तो अच्छा भी लग रहा है, सुन करके भी सही बहुत बात अच्छा लग है। रहा है। मुझे भी अच्छा लग मैं रहा दूसरों का है। टाइम का देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन पर डायरेक्टली आ जाता हूँ। जरूर सर। एक दो चीजें जो दिमाग में आ रही है कि एक आपने बोला था, अभी आपने लेजर एल्टीमीटर काम में लिया है। हाँ। एक जनरल अर्थ के ऊपर जो हम लोग काम में लेते हैं, आई थिंक अल्ट्रासाउंड काम में लेते हैं प्रोबेबली मेथड, लेकिन मून पे क्योंकि एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो दूसरे कंट्रीज किस तरह का अल्टीमीटर काम में लेते हैं जो कि हमें इसके अंदर ज्यादा बेनिफिट मिला लेजर अल्टीमीटर लेने से? एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जहां तक मैं जान रहा हूँ उन लोगों के पास ज्यादा एक्यूरेसी वाला उस टाइम पे टेक्नोलॉजी शायद उनके पास कुछ डिफरेंट रहा होगा। आज से 50 साल पहले रशिया और अमेरिका इसको सॉफ्ट लैंडिंग करके अचीव कर चुके हैं। बट उस टाइम का उनका टेक्नोलॉजी, यार इवन आज भी हमें वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ हैंडशेक जैसा नहीं है। एंड वी वर इंडिविजुअली डेवलपिंग ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक ऐसी टेक्निक थी जो अब ओवर द टाइम काफी डेवलप हो चुकी थी, और इस टेक्निक को हमने इसमें जब यूज करके देखा और जब सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट हो गया तो इसको हमने यूज किया। लेकिन उनका टेक्नोलॉजी क्या है इससे डिफरेंट बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। यार बिल्कुल बट ठीक ये है। अपना इंडिया वाला थोड़ा नया आइडिया है। नया आइडिया इवन तो हाँ हाँ, लॉन्चिंग का भी सर्टनली सर्टनली दूसरे कंट्रीज इसको यूज करने वाले हैं, बिल्कुल ये तो एक ऑलरेडी अब कल। वो चालू हो गया होगा, उनके दिमाग हाँ में हो आइडिया गया आ हो गया गया होगा। हो गया हो गया हाँ। मुझे एक चीज और था कि जैसे अपना लैंडर जैसे मून के ऊपर स्लोली आपने स्पीड करके उसको उतारा, सपोज इन केस कुछ वेलोसिटी के साथ वो गिरता, तो हम कितनी हाँ, वेलोसिटी तक उसको टॉलरेट कर सकते थे? 8 मीटर पर सेकंड तक हम इसको टॉलरेट करने अच्छा, की। हाँ हाँ वो बहुत और 8, लेकिन वो सीधा ही जाना चाहिए। सीधा ही जाना वो चाहिए। अच्छा मतलब लेग जैसा डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज ना हो और जी, उसी लेग्स के साथ जाता तो उसमें करेक्ट। हमको मतलब 400% मार्जिन था। 8 मीटर पर सेकंड तक अपन उसको चेक कर चुके थे। चेक कर सकते थे, लेकिन अगर ये चेक थोड़ा कर चुके थे। कर चुके थे, और लेकिन अगर मान लो उल्टा साइड में गिरता, उल्टा गिर जाता, तो उसको सीधा करने का अपने पास प्रोबेबिलिटी नहीं थी। नहीं थे, ओके, राइट सर। वो नहीं थी। अनदर क्वेश्चन, मतलब अनदर सीधा हो भी जाता लेकिन वो क्रैश हो जाता अच्छे से। फिर वो तकलीफ क्रैश ही देता। होता ओके, हाँ, क्योंकि एग्री। आपके बूस्टर सब इस तरफ थे ना। जी जी जी, बूस्टर्स पर करेक्ट दिस साइड या। करेक्ट सर। हाँ एक और चीज आपने बताया था कि अपना वहां पे टेम्परेचर रहेगा 55 डिग्री सेल्सियस इन द डे, एंड नाइट के अंदर इट विल गो अप टू -200 डिग्री सेल्सियस। या। अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो काम करे? या फिर यूं कहूं मैं कि अपने को इम्प्रूवमेंट करना है सपोज टेक्नोलॉजी में, तो इट मे टेक सम टाइम मे बी। तो अभी प्रेजेंटली हम किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक अपने इंस्ट्रूमेंट्स काम कर सकते हैं? एक्चुअली अभी लैंडर और रोवर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जी, वो 20 से लेके 40 डिग्री के बीच में सक्सेसफुली काम करने के लिए इनको स्पेसिफिकेशंस के साथ हमने बनाया है। लेकिन इन टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए एक थर्मल मैनेजमेंट किया जाता है। चारों तरफ आपको रेडिएशन शील्ड लगा करके, फिर अंदर जरूरत पड़ने पे हीटर से उसको पावर सप्लाई दे के उसको गर्म करके, या फिर जरूरत पड़ने पर इसको ठंडा करके इसकी हीट को बाहर ओएसआर के थ्रू डेसिपेट करके बहुत सारे ऐसे अंदर इंतजामात किए जाते हैं
जिससे कि अंदर का टेम्परेचर 20 से 40 के बीच में बना रहे। लेकिन जो बाहर जो सोलर पैनल है जो एक्सपोज टू सन है, या उसके रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म है जो उसको बाहर मतलब जो बाहर रहने वाला है, उसको हम हाई टेम्परेचर के लिए यानी कि इवन 55 डिग्री के लिए भी डिजाइन करते हैं। बट कोल्ड साइड में so far we were not gone at that much limit. That's why the life of this rover and lander is only for one lunar day. That is मतलब जब तक उसका टेम्परेचर 50 से 0 के आसपास है तब तक वो सक्सेसफुली वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके। बाद में 200 डिग्री जाने के बाद वी डोंट नो हाउ दे विल बिहेव, एंड लेटर ऑन आफ्टर 15 days वी विल सी इफ वी कैन रीजनरेट और रीएक्टिवेट द सिस्टम्स। But we are expecting that 15 days will be sufficient for those tests which we had planned to carry out over there. 15 दिन में लगभग हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। करेक्ट। तो उसके बाद अगर वो लाइफ रहती है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। मतलब वो अपना बोनस टाइम होगा इफ एट ऑल इट वर्क्स। yes chances are very less, but still if they work then that will be bonus. थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? So you have sir, I'm sorry. Sir, many people are waiting. yes, yeah. Correct. I'm sorry. मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इनका लूनर 25 क्रैश हुआ, we are also studying upon it. What was the reason for crashing it, so that we also work upon it? ये what we came to know through media, whatever the reports, that some snag was developed because of the kind of sensor they were deployed ना। हमने भी सेंसर लगाए थे 4-5 कि कितने दूर हो, क्या टेम्परेचर है, कौन से जोन में जा रहे हो, नीचे जमीन समतल तो है ना, पास में कोई पहाड़ी तो नहीं है ना, तुम्हारी स्पीड तो कंट्रोल हो गई ना। इतने सारे जब सेंसर मिलकर के एक फीडबैक देते हैं उसके बाद गो एड मिलता है कि यस यू कैन लैंड इट। ओके, उसमें से किसी एक स्नैग में कहीं वेरिएशन आया और उसने उसको कमांड ही नहीं होने दिया आगे, रादर दैट कमांड गॉन अदर वे, वो वापस कम्युनिकेट करते उससे पहले वो क्रैश हो गया। ओके, तो अब ये जैसे हमारा वहां पे चंद्रयान 3 है, तो वहां पे वी आर कम्युनिकेटिंग इट थ्रू सैटेलाइट। द कम्युनिकेशन इज बीइंग थ्रू कम्युनिकेशन क्या है, देखो उसमें 3-4 लिंक है। लैंडर अभी प्रोपल्जन मॉड्यूल से बात कर रहा है, लैंडर ऑर्बिट चंद्रयान 2 से भी बात कर रहा है। चंद्रयान 2 का अभी तक ऑर्बिट में बने रहना हमारे लिए फायदेमंद रहा, हमें बहुत सारा कम्युनिकेशन का तामझाम नहीं वरी करना पड़ा। वी गॉन विद मिनिमम दैट फैसिलिटी, बट चंद्रयान 2 का फ्यूल सफिशिएंट था और हमने उसको यूज कर लिया कम्युनिकेशन के लिए। उसकी ऑलरेडी लिंक्स स्टेब्लिश थी हमारे यहाँ के सम 16 मीटर एंटीना के साथ और दूसरे 8-8 मीटर के एंटीना के साथ। ऑलरेडी वी हैव एस्टेब्लिश्ड द कम्युनिकेशन, सो lander used to talk with Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 will talk with our that antenna. Signals will be coming over here. And in a special case, we were having UK antenna also in line, and US antenna were also there. In any case, if any communication goes break, then those standby antennas will be going to use. Okay. And now, if let us assume, for the sake of argument, this lunar 25 of Russia, if it would have landed, would it cause any problem for our Chandrayaan 3? No. We were having 5 sensors. We will detecting कि कहाँ पर क्या है, कहाँ लैंड करना है। Already in orbit we were. It would have changed it. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. पवन जी बोत्रा, प्लीज क्या बात है, अनम्यूट कीजिए। सर आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। पवन जी वेलकम, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अगर वहाँ पानी मिल जाता है, हाँ, तो क्या वहाँ रहना संभव हो सकता है? एक्चुअली पानी मिलने पर वहां पे लाइफ हो पाएगी कंप्लीटली, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, मतलब अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम होने से अभी तक एनवायरमेंट या हवा बिल्कुल नहीं है। तो विदाउट एयर हमें ऐसे मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हवा हम बंद करके उसमें रह सकें, यानी कि हमें स्पेस क्यूबिकल्स जैसे कुछ बनाने पड़ेंगे। तो फिर आप वहां पे रहने की सोच, क्योंकि पानी है बाकी सब प्रोसेस हो सकेगा, लेकिन
आपको रहने के लिए सांस या जो वायु ऑक्सीजन या जो भी चाहिए वो वहां पे होल्ड नहीं कर पाता मून। वो ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पे बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। तो हमें एक हमारे जैसों को वहां रहने के लिए जो प्रेशर एयर का चाहिए वो प्रेशर बनाए रखने के लिए क्यूबिकल्स बनाने पड़ेंगे, और उसमें वो उस प्रेशर की हवा बनानी पड़ेगी जिस प्रेशर की हवा में हम यहाँ रहते हैं। और वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भी कंपोजिशन है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। और प्लस उसके अलावा दिन रात, अभी दिन रात हमारे यहाँ पे 24 घंटे में हो जाते हैं, वहां पर वो भी काफी लंबे लंबे हो रहे हैं। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। और तीसरा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए हमें आइसोलेशन कैसे करना है टेम्परेचर से, कैसे डिस्कनेक्ट करना है, और कैसे कंफर्ट टेम्परेचर को बनाए रखना है, वो सब भी सोचा जाएगा। उसके बाद फिर इसकी लाइफ की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होगी। थैंक यू थैंक यू सर, कभी पवन जी। जोधपुर थैंक पधारिएगा। यू पवन जी। हाँ थैंक यू। जरूर से जरूर से जरूर से पवन जी। नेक्स्ट यशवी सुराना। यशवी सुराना। Yeah. Jai Jinendra, sir. जय First of जिनेन्द्र। all, very many congratulations. Like astronomy is the only science thing I like, and so yeah, it was a very huge, happy moment for me इट्स अ yesterday. फंटासी वर्ड है, Yeah, स्पेस इज and फंटासी वर्ड। since I am a commerce student, I obviously don't know like the scientific terms. So my questions would be a little नो different प्रॉब्लम, but related to them. नो प्रॉब्लम। Okay, so I do have like 2-3 questions. First is I read somewhere that the use of AI was there. Like for the last moments of landing where there was no connection with the Bangalore headquarters, the use of AI was there. So basically, AI is a fairly new concept. Even though abhi we are saying ki AI is going to replace every job, but how did you mold it to and get to trust it? Yeah, even if it's new, it is gonna work. एआई का ऐसा है कि अगर इसको ग्रॉस टर्म में देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो तो हमने चंद्रयान 2 में भी यूज कर लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यू आर गैदरिंग द डाटा, यू आर यूटिलाइजिंग दोज डाटा फॉर योर पर्पज to further improve. So it was already there. You are using the programs, algorithms. All those algorithms and programs are nothing but on the basis of feedback. The way he is giving that this much is distance remaining, so you have to go by this velocity. Already you have programmed over there कि जब ये वैल्यू इससे कम हो जाए तो आपको ये लिमिट में करना है, या ये बढ़ा देना है, या आपको वहां रुक जाना है। वो सब कुछ प्रोग्राम में डाल के उसको यूज किया ही गया है। इसको भले टर्म अपन कुछ और दे दें या ऐसा कर लें, बट बेसिकली इट वाज बीइंग यूज्ड सिंस Chandrayaan 2 also, but the name was software. We had used software only, but here we were using all those data parameters, all inputs, then we are proceeding further, that we have to land over here somewhere else, or whether we have to land or not to land, what to do. All the decision making was there itself on board auto mode. Even total launching, maneuvering, everything was in auto mode only. We were not having so much control from the earth. Most of the things were being controlled in auto mode only. Okay. Yeah. Okay, so okay. Now there was another news कि NASA has started. There were 3 volunteers, I guess, who are going to go to Mars to see if life is possible there. So NASA has started unka 1 year like training sort of thing. I don't exactly remember the term. So is ISRO planning to do something like that with the moon? No, Or maybe I am not aware of that NASA that program as well, and even we do not having right now such kind of any planning. Only right. human space program is there, in which human will go in our that rocket or our that payload. They will walk in space. They will not go to moon or any other planet. Simply they walk in the space. They come back to that shuttle and then come back to Earth. That is the only planning right now ISRO is having.
ओके एंड सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसरो एंड इससे अनरिलेटेड. सो एज चंद्रयान 2 का मतलब इट वाज 99% सक्सेस, बट वो 1% छूट गया. कभी sometimes there might have been failures even in Chandrayaan 3 while the testing phases. How did you cope with them? How did you keep yourself, you guys, everyone in the team, keep yourselves motivated? Like, has there been a phase when you were like, is this working? मतलब ये तो काम इस तरह का होता है कि जब जब आप करते हो तो उतना उतना इसमें मजा आता रहता है। जितना बार फेल होता है उतनी बार और मजा आता है कि ये ओके, दिस इज मोर चैलेंजिंग, लेट अस डू इट। तो यहाँ मतलब जब आप इस तरह के नेचर के वर्क में होते हैं तब आपको तो, और इस सब को करने के लिए भी आपको, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट ऑल दोज वर्क्स एंड ऑल, सो यू आर एंजॉइंग, you are meeting the challenges and then coping with all those kind of challenges. So your journey is quite okay with that. So आपको जब जब भी फेलियर होता है और मजा आता है और आगे बढ़ने का उसमें स्कोप भी दिखता है और आपको दूसरे ऑप्शंस भी खुलते हैं। पिछली बार की लैंडिंग के असफल होने से इस बार 2 नहीं 3 नहीं 4 तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस करके उसको भेजा गया। ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, मतलब लैंड करने का पूरा प्रोबेबिलिटी कर लिया। फिर यहाँ पे टेस्टिंग भी 2 नहीं 3 बार कर ली और हर तरह की टेस्टिंग कर ली। तो वो सब करने से आपको चैलेंज तो, मतलब जैसे एक बार फेल हुआ तो चैलेंज तो आता है, प्रॉब्लम तो आती है, बट अगेन मतलब यू विल इन्वॉल्व इन दैट वर्क विद मोर इंटरेस्ट, दैट आई कैन से। मतलब बेसिकली फेलियर्स के बिना तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे. या मोटिवेशन तो वही है। पूरा ओके. इंडिया देखने में इसीलिए लगा था क्योंकि रशिया का भी क्रैश हुआ, हमारा भी पिछली बार क्रैश हुआ, तो सभी को एक्साइटमेंट तो इसीलिए आ रहा था। अगर पिछली बार लैंड कर जाते तो दैट दिस इवेंट मोमेंट विल नॉट बीन सो मच ग्रेट। बिकॉज ऑफ दैट फेल्योर दिस वाज वेरी चैलेंज, मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक मेरा यू। ये प्रश्न है कि जब पहली बार यूएसए का जब लैंडिंग हुआ था तो वो भी कैमरा ले गए थे और उन्होंने कैमरा से इसको दृश्य को कैप्चर किया था। क्या अपने चंद्रयान के साथ भी ऐसा कैमरा गया है जो कि उसका लैंड करने की जो पिक्चर्स है उसको लिया है? और दूसरा मेरा प्रश्न है अपने रोवर प्रज्ञान के लिए। हमने सुना है, हमने देखा व्हाट्सएप में, पर मैं विश्वास नहीं कर पाया हूँ, क्या उसके जो टायर है उसके अंदर जो इम्प्रिंट है वो अशोका सिंबल और इसरो का है? जब वो चलेगा तो उसके ऊपर क्या अमिट छाप छोड़ के आएगा चंद्रमा पे? क्यों वहां पे जो छाप छूट जाती है वो मिटेगी नहीं? क्यों एनवायरमेंट नहीं है? क्या ये सच है? सेकंड क्वेश्चन का मैं बता दूं पहले, छाप छूटने का या ये मेरे को नहीं पता कि उसके टायर पे इसके इसरो का सिंबल इम्प्रिंट है, बट वहां पे क्योंकि डस्ट नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट ही नहीं है, एनवायरमेंट नहीं होने से बहुत डस्ट कम है लेकिन बहुत ही कम है, तो उस पे उसकी छाप छूटना थोड़ा मुश्किल तो हो गया वहां। बट दूसरा ये है कि आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इसके पहले? कि क्या कोई कैमरा लेके गया है हाँ, चंद्रयान जो कैमरा कुछ कैमरा हमारे जो चंद्रयान 2 है और जो प्रोपल्जन मॉडल है वो वहां से जब जब भी घूर्णन करते हुए जब वहां आएंगे उसकी साइट पे, तब वो उसका दूर से पिक्चर जरूर ले सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पीछे के कैमरे से रोवर कैसे निकल रहा है उसका तो वीडियो ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है और वो कैमरे से काम कर रहे हैं। अब रोवर के पास भी कैमरा है, वहां से वो लैंडर का फोटो लेगा और लैंडर रोवर का फोटो लेगा, उनकी गतिविधियों का वो वीडियो बनेगा। बट एज सच पूरे लैंडिंग होते हुए का कैमरा पूरा का पूरा ऊपर नहीं था या पॉसिबल नहीं था। सच हमने ऐसा नहीं ओ किया है मैडम, क्योंकि जो भी। आपको हाँ, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे और नेशनल टीम को और मनीष जी को कि उन्होंने ये संभव कर दिखाया कि आप इतने बिजी होंगे कि आपको हमसे जोड़ दिया। और सब फ्यूचुरा को ये विश्वास हो गया है कि मैं फ्यूचुरा क्या बनूं, इसका एक कारण आज अभी समझ में आ रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मनीष जी को हार्दिक बधाइयां मनीष जी और को बहुत बहुत तो मेरी शुभकामनाएं। तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत धन्यवाद। उन्होंने
मुझे याद किया और एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए एक अच्छी कोशिश, मेरे को लगता है शायद राकेश जी गुगलिया और विमल जी चौड़िया ने भी इसमें काफी सक्रियता से यस मुझे कहा, तो यस मैंने कहा यस मुझे तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सारी सर, थैंक नेशनल यू। टीम को भाई बहुत बहुत यस बधाई। यस यस जब आप यस। कोई बोलते हैं कि भी मैं टीपीएफ का मेंबर क्यों बनूं, ये रीजन है, ये बताइए। अरे मैं जुड़ गया हूँ इसरो के साथ, इसरो में हमारे तेरापंथी भाई के साथ, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, आलोक थैंक जी, यू, आलोक जी, थैंक थैंक यू। यू।